हम अर्थशास्त्र के भी कुछ देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये पहला हमारा टेस्ट सीरीज है आज के लिए, और अब यहाँ से शुरू होता है अर्थशास्त्र के प्रश्न, यहाँ से देखेंगे हम लोग। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 में 203 किलोवाट आवर से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 में कितना कर दिया गया है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि इसे 350 किलोवाट आवर कर दिया गया है। और इसमें जो है कि पहले जो अगर हम देखें तो यानी कि 6 वर्षों में कुल 72% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि शहरी केंद्र को पुनर्भाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना प्रतिशत हो गया है। देखिए, बिहार में वर्तमान शहरीकरण का जो स्तर है वो हो गया है 15.3%। और इसके पहले 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो प्रतिशत था वो मात्र 11.29% था। तो इस तरीके से बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण अगर हुआ है तो पटना ज़िले का हुआ है। जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो आई है 2021 के लिए, उसमें पटना में जो शहरीकरण का दर है वो 44% से ज़्यादा है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत के कितने रुपये के नोटों पर सांची का स्तूप का चित्र बना हुआ है। देखिए, भारत में जो 200 रुपये का जो नोट है उस पर सांची का स्तूप का चित्र बना हुआ है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसके लिए सही जवाब होगा। जबकि आइए देख लेते हैं और भी ऑप्शन के साथ। तो 10 रुपये का जो नोट है उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और 50 रुपये का जो नोट बना हुआ है उस पर हम्पी का पत्थर से बना हुआ रथ है बनाया गया है 50 रुपये के नोट पर। और 100 रुपये का जो नोट है उस पर रानी का वाव यानी कि उसको बनाया गया है। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ई है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था। हरित क्रांति का जो प्रभाव हुआ था भारत में, तो ये जो है कि ज़्यादातर ये पंजाब हरियाणा और इसमें जो है कि पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर ज़्यादा था। और हरित क्रांति जो है कि 1966-67 में शुरू हुई थी। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक है यानी कि नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। जबकि हरित क्रांति के जनक है ये नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में माने जाते हैं। जबकि अगर भारत में हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सत्य है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और इसमें देख लीजिए, एक से अधिक जो कथन दिए गए हैं वो खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सही हैं। तो इसका यानी कि ये जो है ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं। निर्धनता के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, तो देख लीजिए, निर्धनता के इसमें भी है कि निर्धनता के कारण बहुत ही हो सकते हैं। इसमें जैसे देख लीजिए, इसमें है कि अत्यधिक जनसंख्या का होना, ये भी निर्धनता का कारण है। और मांग का अभाव होना, और इसमें जो है कि ये निम्न पूंजी का निर्माण, ये सभी जो है कि चीज़ें उसके लिए जिम्मेवार है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत में निर्धारित समय से कितना महीना पहले पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण को हासिल कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें 10% इथेनॉल सम्मिश्रण का जो लक्ष्य जो है कि 5 माह पहले ही ये भारत ने उसको प्राप्त कर लिया है, यानी कि ऑप्शन पी इसके लिए राइट आंसर है। और इथेनॉल के बारे में हम जानते हैं कि साधारण अल्कोहल है जो शीरा से बनाया जाता है। और भारत का लक्ष्य जो है कि 2030 तक 20% पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे अब घटा करके 2025 कर दिया गया है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो MSP होता है निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसको MSP भी कहते हैं, तो इसको निर्धारण करने का काम कौन करता है, देख लीजिए ऑप्शन है। और इसका सही जवाब है कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है वो MSP को लागू करता है भारत में। यहाँ से अगला प्रश्न है कि 119वां प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ये किस जो है कि व्यवस्था पर आधारित है। देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। और इसका सही जवाब है कि हम जानते हैं कि भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा कि भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है।
और सर्वप्रथम जो है कि नियोजित अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ में लागू किया गया था 1928 ईस्वी में। भारत में अगर देखा जाए तो नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और उसके बाद से जो है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लागू है, यानी कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, ये अगला प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से इसका संबंध है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि देखिए जो हिंदू समृद्धि दर का जो प्रतिपादन किया था यानी कि प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था, तो इसमें देख लीजिए 1950 से लेकर के 1980 के दशक तक भारत की निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर कहा गया था। आप समझ सकते हैं, यानी कि इसका मतलब किसी जो है कि धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है। 1950 से लेकर के 1980 के दशक तक भारत की जो निम्न वृद्धि दर हुई थी उसी को हिंदू वृद्धि दर कहा गया है और इसका संबंध जो है कि वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। बिहार का जो मैदानी भाग है वो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% है ये। तो बिहार में जो विशाल मैदान का जो क्षेत्रफल है यानी कि वो 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यानी कि इस तरीके से जो मैदानी भाग का प्रतिशत है वो 96.26% है, यानी कि लगभग 95% से ज़्यादा ही है। बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं उत्पादों का विपणन करती है यानी कि मार्केटिंग करती हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं तो बिहार में जो कॉम्फेड है वो सुधा ब्रांड के नाम से दूध एवं उत्पादों का विपणन करती हैं और ये जो सुधा डेयरी है ब्रांड के तहत उत्पादों का विपणन भी करता है यानी कि मार्केटिंग करता है। तो इस तरीके से सही जवाब है सुधा, इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन है। बिहार में जो सर्वाधिक सिंचाई होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, तो सबसे अच्छा इसका ऑप्शन है यानी कि नलकूप से सिंचाई बिहार में सबसे ज़्यादा होती हैं। और यहाँ से देख सकते हैं कि बिहार में सिंचाई के जो मुख्य स्रोत हैं वो है नहर है, नलकूप है, तालाब, कुआं है, नदियाँ भी हैं और आहर यानी कि जो नहर है यानी कि पैन होती हैं सब। तो इसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है कि नलकूपों के माध्यम से होती है और नलकूप द्वारा सिंचाई की अगर हम बात करें तो उसमें कुल सिंचित भूमि का लगभग 61% जो है वो नलकूपों के द्वारा सिंचाई होता है। और इसके बाद से हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। यानी कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो 6ठा है और भारत में अगर देखें तो तंबाकू का उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है और विश्व स्तर पर अगर बात करें तो तंबाकू का उत्पादन चीन में सबसे ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। ये अगला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को, यानी कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न पर यानी कि ऋण प्रदान करता है, उसे हम बैंक दर के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर चाय का निर्यातक कोई है तो ये है यानी कि आपका जो चीन है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और सबसे ज़्यादा निर्यातक भी हैं। और ये अभी करंट का आंकड़ा है यानी कि जून 2023 तक ये आंकड़ा है कि चीन जो है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक भी है और निर्यातक भी है, जबकि भारत इस मामले में चाय का सबसे बड़ा यानी कि भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वर्तमान समय में भारत चाय उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है, यानी कि चाइना के बाद भारत का ही स्थान है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, ये अगला प्रश्न है। तो मिश्रित खेती की जो विशेषता है यानी कि पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ की जाती है, ये मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है एक तरीके से। औद्योगिक नीति प्रस्ताव यानी कि 1956 में किस बात पर जोर दिया गया है, तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि औद्योगिक नीति का जो प्रस्ताव है 1956 के तहत इसमें ये सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसमें देखते हैं 129वां प्रश्न है यहाँ से कि भारत में आर्थिक विकास बाधित हो रहा है और बाधित रहा, इसके मुख्य रूप से कारण क्या है, ये बताना है कि भारत में आर्थिक विकास बाधित हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो
इसका सही जवाब है कि खराब अव्यवस्थापन यानी कि सुविधाओं के कारण, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं तो उसमें जो है उनकी सुविधा जो है कि ठीक से नहीं है, यानी किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए अवस्थापन का विकास जो है कि अनिवार्य होता है, जबकि भारत में इस चीज़ की कमी है और यही कारण है कि भारत में जो है कि वो आर्थिक विकास एक तरीके से बाधित हो रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी कि ये बताना है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो इसका सही जवाब है कि एक से अधिक, इसके लिए ऑप्शन इसमें सही हैं। इस तरीके से इसका राइट आंसर है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सभी जो है कि एक त्वरित स्थापना के विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो हैं उसके बिक्री से जो आय होता है वो भारत सरकार के सार्वजनिक खाता में उसको रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और ये भी हम जानते हैं कि अब देखिए इसमें अगला प्रश्न है, यहाँ से देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था, यानी कि जीरो बजट जो है कि सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब है कि अमेरिका जो है कि सबसे पहले, यानी कि अपने देश में शून्य आधारित बजट पेश किया था। और शून्य आधारित जो बजट है उसको सबसे पहले 1970 में पीटर ए पायर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसे सबसे पहले 1977 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे यानी कि जिमी कार्टर ने इसको इस प्रकार का बजट पेश किया था। यानी कि शून्य आधारित बजट का तात्पर्य होता है कि बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना होता है इसमें। तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया था। कागजी मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था। तो सही जवाब इसका चाइना है, यानी कि कागजी मुद्रा का प्रथम सबसे पहले जो प्रचलन हुआ था चीन में 1806 में, 806 ईस्वी यहाँ पे दे रहा है, यानी कि 806 ईस्वी में इसे किया गया था। और इस मुद्रा को फ्लाइंग मुद्रा भी कहा जाता था। जबकि भारत में अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा का जो प्रयोग हुआ था वो 1770 में किया गया था। ये अपने देश यानी कि भारत की बात है। और यहाँ से अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि अगर मुद्रा के विषय में कुछ और बातें अगर जानते हैं तो देखिए इसमें प्लास्टिक मुद्रा जो है कि जिसके तहत हम एटीएम या क्रेडिट कार्ड को मानते हैं, तो प्लास्टिक मुद्रा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जारी किया गया था। जबकि देखिए वर्तमान में भी क्रिप्टो करेंसी का क्रेज काफ़ी चल रहा है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को अल सल्वाडोर देश ने सबसे पहले इसको वैध मुद्रा के रूप में मान लिया है। और क्रिप्टो करेंसी जो है कि एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, यानी कि आभासी मुद्रा भी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ से अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था। यानी कि भारत में जो 14 बड़े जो कमर्शियल बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन जो हुआ था, यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये कब हुआ था। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और देखिए इसके तहत जो है कि 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि उसमें जिसमें कुल जमा जो है कि 50 करोड़ से ज़्यादा था। और उसके बाद से फिर से 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और जिसमें जो है कि 200 करोड़ से अधिक उनकी जमा राशि थी। तो इस तरीके से अगर व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1969 इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। समावेशी विकास के कार्यक्रम में जनसंख्या के किस अंग को शामिल किया जाता है। तो देख लीजिए इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है कि उसमें देख लीजिए समावेशी भी इसमें जो एक से अधिक इसके लिए सही जवाब सही है, यानी कि सीमांत कृषक और भूमिहीन कृषक, श्रमिक और ये यानी कि तीनों को उसमें शामिल करते हैं, यानी कि एक से अधिक इसमें जवाब सही हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, यानी कि सिक्योरिटीज में व्यापार करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से इसका मतलब होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है आरबीआई का साख नियंत्रण का एक भाग होता है। तो जब आरबीआई जो है यानी कि जब रिजर्व बैंक सरकार के सिक्योरिटीज को खुले बाज़ार में क्रय विक्रय करता है तो उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है। ये बताना है कि मांग जन्य जो स्थिति होती है वो इस प्रकार की कैसी स्थिति है
तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि अधिक मांग की स्थिति को हम मांग जन्य स्थिति भी कहते हैं। तो इसमें होता है कि अधिक मांग के कारण किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, यानी कि 137वां प्रश्न यहाँ से होगा कि देख लीजिए कि नाबार्ड का नाम क्या है। ये बताना है कि नाबार्ड का नाम है, यानी कि ये किस प्रकार का नाम है। तो देखिए नाबार्ड जो है कि कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि कृषि की सहायता के लिए एक प्रकार का विशिष्ट बैंक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की थी। देखिए ये प्रश्न इसके पहले भी मिला हुआ है, यानी कि इसका सही जवाब है आबिद हुसैन समिति इसका राइट आंसर होगा। और उसने जो है कि लघु उद्योगों के क्षेत्र में वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति किया था। आबिद हुसैन भारतीय अर्थशास्त्री, सिविल सेवक और राजनयिक भी रहे थे। और आबिद हुसैन जो समिति थी 1997 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। ये बताना है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत क्या नहीं है। तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है कि वो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत उसको नहीं रखा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें देखिए मुद्रा बाजार से संबंधित कुछ और बातें हैं कि मुद्रा बाजार जो है कि उसके अंतर्गत अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि भारत में जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो दो प्रकार से हैं, एक है भारतीय मुद्रा बाजार की और एक होती है भारतीय पूंजी बाजार की। जबकि जो पूंजी बाजार जो होता है वो उसके अंतर्गत दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है कि वो किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है कि शेयर बाजार से वो संबंधित होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सेज यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य है, ये बताना है। तो सेज का उद्देश्य इसमें से कौन है। तो देख लीजिए इसमें से जो उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है, यानी कि अतिरिक्त जो रोजगार अवसरों का सृजन करना, नवीन तकनीक का प्रयोग कर औद्योगिक व्यापार को बढ़ावा देना और अतिरिक्त क्रियाकलाप का सृजन करना, ये सभी इसके चीज़ें सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। और नेक्स्ट है कि साख पत्र प्रस्तुत करना होता है। साख पत्र जो होता है यानी कि जो साख पत्र होता है वो आयातकर्ता के द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, सॉरी इसका ये ऑप्शन बी इसके राइट आंसर है, यानी कि आयातकर्ता के द्वारा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 144वां प्रश्न है और 1986 इसका सही जवाब होगा। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। 145वां प्रश्न है कि गरीबी रेखा मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है। गरीबी रेखा को मापने के लिए इसमें जो मापदंड हैं उसमें साक्षरता को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। और गरीबी से तात्पर्य ये होता है कि मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में अगर कोई समाज या समाज का कोई वर्ग अगर असमर्थ हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो गरीब हैं। और तीसरी दुनिया के देशों में व्यापक निर्धनता पाई जाती हैं। योजना आयोग हमारे देश में है, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अगर 2400 और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी को से कम प्राप्त करने वाले को हम गरीब मानते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि जो वो क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है। तो देख लीजिए इसका सही जवाब है कि कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार जो है वो राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार जो है कि उसको माना गया है। यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार का मतलब है कि कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार करना। और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जो है वो ई नाम पोर्टल पर किसानों के लिए विभिन्न सुझाव उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि यहाँ से 147वां प्रश्न होगा कि अब यहाँ से देखते हैं कि न्याय पूंजी निर्गम रखा जाता है। न्याय पूंजी निर्गम रखा जाता है ये बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि प्राथमिक बाजार में इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि नेशनल ग्रीन ये ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है। 148वां प्रश्न है और इसका भी सही जवाब होगा, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित हैं। और इसका 149वां प्रश्न है कि
श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन ये इसका समर्थन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है स्मिथ ने इसका समर्थन किया था। और आज के लिए आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, यानी कि विभिन्न व्यवसायों में जो कार्यकारी जनसंख्या का वितरण है वो जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचों को व्यक्त करने का काम करता है। यानी कि इस तरीके से ये हम देखते हैं कि ये राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र के कुछ प्रश्न थे। तो ये पहला सेट था। इस तरह के आगे भी इसके वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आप इसे ज़रूर देखिएगा।